अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन पोस्ट में आप लोगों को दिया जा चुका था कि डॉक्टर असद मुनीर लेक्चरर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैस कॉम डिपार्टमेंट के अंदर। रिसेंटली डॉक्टर साहब ने पीएचडी किया और वो भी इंटरनेट रिलेटेड फील्ड के ऊपर था। काफ़ी एक्टिव रहे, स्टूडेंट्स को काफ़ी दोस्ताना हद तक इनके ताल्लुकात होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और बड़े अच्छे तरीके से सोसाइटी को समझते हैं। और जिन लोगों के साथ ऐड है, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, तो डॉक्टर साहब का स्टाइल बहुत अच्छा है, तनकीद बहुत अच्छी करते हैं, शायर भी हैं और बहुत अच्छे अंदाज से मुआशरे में जो खामियां हैं उनको बयान करते हैं। आज जो डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है, मौजू जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि असातिज़ा का क्या किरदार है। स्टूडेंट्स को जब हम खास तौर पे देखते हैं तो वो काफ़ी नालां नज़र आते हैं कि वो काफ़ी कुछ पढ़ के जाते हैं यूनिवर्सिटी से, और जब आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो वैसा था ही कुछ नहीं, और दोबारा से उनको वही मेहनत करनी पड़ती है जितनी उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में की थी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। तारुफ आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तवील किया, इस काबिल था नहीं। अ, जो मौजू आपने चुना बहुत हसास और एक ना ख़त्म होने वाला मौजू है। ऐसा ही है कि जैसे वो अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, वैसी ही बहस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। असातिज़ा का किरदार और असातिज़ा का ख़ुसूसन मनफ़ी किरदार, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पहलू मनफ़ी आते हैं, क्योंकि मैं उसमें ये जो मनफ़ी पहलू है, इसका सारा कसूरवार भी असातिज़ा को नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि अनफ़ॉर्च्युनेटली वो उसी मशीन से पिस के आए हैं, वो उसी निज़ाम से गुज़र कर आए हैं, जिसमें शायद जब वो स्टूडेंट थे और वही प्रॉब्लम्स वो फ़ेस कर रहे थे, और अब उनके स्टूडेंट वही प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहे हैं। यकीनन इसमें मतलब ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाली डिबेट है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग का फुक़दान है ना, उसने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का जो मुस्तक़बल है वो दाँव पर लगाया हो। अनफॉर्च्यूनेटली ये हो रहा है कि ख़ुसूसन अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, छोटे लेवल के ऊपर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर तो हमारे मुल्क में काफ़ी अच्छा निज़ाम में तालीम मौजूद है। टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ हैं, सीटी, पीटीसी, बीएड, एमएड और इस तरह की मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं, प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम कराया जाता है, क्लास डिसिप्लिन के ऊपर, क्लास मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम कराया जाता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अगर यही हम यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ चले जाएँ या कॉलेज लेवल के ऊपर चले जाएँ, हमें कोई ऐसा इदारा नहीं दिखाई देता, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है, जिसको मतलब करके हम ये सीख सकें कि हमने हायर लेवल के ऊपर कैसे तालीम देनी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। हम फ्रेश स्टूडेंट जो फ्रेश अभी फ्रेश स्टूडेंट ही होते हैं, पास आउट होते हैं, कोई एक मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा जो है ना मसला है। अच्छा। एक चीज़ डॉक्टर साहब आपने ये नोट की होगी कि क्या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो गैप है उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक चीज़ तो ये कि स्टूडेंट्स के दरमियान एक तरफ तो मुख्तलिफ किस्म के हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एआरवाई पे एक सीज़न भी चल रहा था, वो मामला भी है। हुँ, दूसरी हुँ। तरफ ये है कि जो चीज़ें क्लासरूम लेवल पर टीचर बताते हैं, वो जब उनसे इम्तिहान लिया जाता है तो वो कई ऊपर की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बताएँ। तो ये आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जब उनको टेस्टिंग जो है उससे ऊपर के लेवल की जाएगी तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी? बिल्कुल सोहेल आपने ठीक कहा, दुरुस्त इंडिकेट किया। मसला वंस अगेन वहीं पे ना तरबियत की तरफ जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग को हमने शायद शायद प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल तक समझा कि ये हमारे लिए सफिशिएंट है ना, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक़्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का हाल है ना, सबसे ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत जो होती है, वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो रही है। अब आप इसमें मतलब आपने बहुत सारी डायमेंशंस का ज़िक्र किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात को किस डायमेंशन के ऊपर लेकर जाऊँ। लेकिन अगर हम टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर जो चीज़ नहीं बताई गई, हुँ, जब हुँ। उनको एग्ज़ाम के अंदर उतारा जाता है, चाहे वो वाइवा वॉइस हो, चाहे किसी कमेटी के अंदर प्रेज़ेंट करना हो, तो उनसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस लेवल पे आके हमें जवाब देंगे? अच्छा, आपने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की ना, वो ये है असल में हमने ना एक जॉर्गन सीख रखे हैं, एक लैंग्वेज सीख रखी है
दो चार टर्म्स बोलनी है, दो चार किताबों के नाम लेने हैं, लोगों को इम्प्रेस कर देना है। और हमने जब इसी चीज से हम खुद गुजर कर आते हैं, इसी चीज के ऊपर हम अपने स्टूडेंट को परखते हैं। ये चीजें यानी जिन किताबों के हम स्टूडेंट से नाम पूछ रहे होते हैं ना, जिंदगी में कभी भी हमने भी नहीं पढ़ी होती, लेकिन हम पूछते इसलिए हैं कि हमसे पहलों ने ये किताबें कहीं ना कहीं जो है ना हमसे पूछी थी, उनका जिक्र किया था, रिसर्च की जिन टेक्निक्स का या जिन चीजों का भी उन्होंने हवाला लिया था ना, वो उससे पहले डॉक्टर साहब, आपकी आवाज, माइक आपका म्यूट हो गया है। हेलो। जी, अब ठीक है जी, प्लीज। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने चूंकि खुद ये चीजें उस चक्की में खुद ही पिसे हैं ना, वो किसी हमारे मशहूर एंकर हैं, उनका एक कॉल है कि आप कीमे वाली मशीन में ना अगर एक तरफ से सूअर का कीमा डालते हैं और मशीन को चलाते हैं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दूसरी तरफ से गाय का कीमा निकलेगा। सूअर का गोश्त डालेंगे तो दूसरी तरफ से सूअर का ही कीमा बन के निकलेगा ना। इसी तरीके से जब आप सिस्टम के अंदर, हम ये कहते हैं ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें दुरुस्त होंगी, ये दुरुस्त नहीं होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये तब दुरुस्त होंगी जब हम उनको दुरुस्त करना चाहेंगे, यानी वो मशीन के अंदर ना हम सूअर की बजाय गाय का गोश्त डालेंगे, तभी गाय का कीमा उसकी दूसरी तरफ से निकलेगा। बड़ा सच बोल रहे हैं मुनीर साहब, अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट। असल में हमें सच बोलने की जरूरत है। उसमें मैं बल्कि गुज़िश्ता दिनों जब आपके साथ मुलाकात हुई, और तब भी ये नुक्ता ज़ेर बहस आया था कि हमें ना तरबियत देने का शौक है, तरबियत लेने का शौक नहीं है। ठीक है, हमने खुद को नाकाबिले इजाफा समझ लिया है, और ये सोच कर बैठ गए हैं कि अब चूंकि हमारे हाथ में डिग्री आ गई है, तो हम इस इल्म के ऊपर अथॉरिटी हैं, हमारा कहा हुआ जो है ना वो हतमी समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जब उस दिन हमारी गुफ्तगू हो रही थी आफ्ता कैमरा, तो हम एक बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाता है तो उसको वो यकसर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। तो इसका कसूरवार कौन है, असातिज़ा या सिस्टम? असल में अ, ये एक जो है ना वो जुगाली करने की जो रस्म है, ये मुसलसल नस्ल दर नस्ल आगे चली जा रही है। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले हमारे असातिज़ा ने जो नोट्स पढ़े थे ना जिस टीचर के, वही नोट्स उन्होंने क्लास में लिए, वही नोट्स उन्होंने अपने, जब वो खुद टीचर लगे तो उन्होंने उन्हीं नोट्स से अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर जो उनमें से अगली नस्ल में आए, उन्होंने भी उन्हीं नोट्स का सहारा लिया, और नस्ल दर नस्ल ये चीज चलती रही। अब वो पहला शख्स जिसने वो नोट्स बनाए थे, अगर उसने गलत बनाए थे, या वो उस वक्त का इल्म जो था वो इतना पीछे था, तो हम आज भी 50 साल 100 साल उसी इल्म के एतबार से पीछे चले जाते हैं। मसलन देखिए, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में अगर डार्विन ने एक नजरिया दिया था ना कि जी इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है, तो आज हम सबको मालूम हो चुका है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुआ। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, साबित हो चुका है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर वो शख्स इस बहस का आगाज ना करता, तो कोई इस मौजू के ऊपर सोचने की, रिसर्च करने की जसारत भी ना करता, हिम्मत भी ना करता। और उसके बाद आने वालों ने क्रिटिकली उसकी इस थ्योरी को एवेलुएट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, रेडी ने, लामार्क ने, मुख्तलिफ तजुर्बात जो हम छोटी छोटी अपनी जमातों में ये पढ़ते थे, और फिर आकर पता चला कि ऐसा नहीं हुआ। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्पीशी है ना। तो बाद साइंस ने जेनेटिकल नॉलेज के जरिए या किसी भी मुख्तलिफ अलूम के जरिए साबित कर दिया कि बंदरों से इवॉल्व होने का नजरिया गलत है। अब उन लोगों ने जसारत की, हिम्मत की, कोशिश की, उन्होंने पुराने कहे हुए नजरियात से इख्तलाफ करने की ठानी। हम अनफॉर्चुनेटली जो आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ ली, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने सीख ली, जो जो इल्म हम तक पहुंचा, हमने उसको वमिन व अन अगली नस्लों को सौंपना अपना फरीजा समझा, और ये समझा कि इसके अंदर एक भी नुक्ते की जो तहरीफ है ना वो तबाह करके रख देगी, दाएं से बाएं हम नहीं देख सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर, हमारी जिस सोसाइटी में हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, ये सोसाइटी इसका भी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का जो एक इसके अंदर एक वो एक रवैया है कि जिसमें मार दो, जला दो, घेराव कर दो,
यानी संसार कर दो, काफिर करार दे कदम दो, बर्दाश्त। मुशरिक करार कर दो। तो इसी तरीके से हमने जहां तक मजहब के हवाले से मुख्तलिफ चीजों के अंदर रिसर्च करना छोड़ी, उसी तरीके से साइंस को भी हमने कह दिया कि भाई जिन्होंने जो किताबें लिख दी थी, जिन्होंने जो थ्योरीज जनरेट कर दी थी, जिन्होंने जो नॉलेज प्रोड्यूस कर दिया था, वो हमारे असातिज़ा ने चूंकि सीखा, हमें उनके ऊपर बिल्कुल यकीन के हद तक जो है ना हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके दिए हुए इल्म को उसी तरह अगली नस्ल तक पहुंचाएंगे, उसके अंदर एक लाइन का भी इजाफा करना हम गवारा नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा कसूर है जो कि आज के उस्ताद से हुआ है कि उसने वो जो कहते हैं ना, जो कुरान बार बार कहता है अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, गौर नहीं करते, क्या तुम नजर नहीं दौड़ाते, फिक्र नहीं करते। तो वो सारी की सारी चीजें हमने साइड पे रख दी कि भाई नहीं, ये तो गौर व फिक्र का जो हमें कहा गया, ये शायद सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में ही कहा गया है कि उसके बारे में हम देखेंगे या इस्लाम के बारे में देखेंगे। हमने साइंस के बारे में, नॉलेज के बारे में या अपनी जो अमूमन जिंदगी के हमारे मामलात हैं उसमें गौर व फिक्र करने की हमने कतन कोई तकलीफ नहीं करनी। डॉक्टर साहब, मेरे तो मुशाहिदे में ये आया है कि जो क्लास का पहला दिन होता है या लेक्चर होता है वो बेस्ट होता है, उसके बाद उस्ताद के पास बताने के लिए कोई नई चीज नहीं होती। क्या आपका भी यही मुशाहिदा है या टीचर्स अप टू डेट रहते हैं? देखिए जी, शायद मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को भी मेरे लेक्चर की कोई 5-10 बातें, जुमले उनको पक्के रट गए हों और वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो है वो इसी तरह की उसी की भी जो जो उन्हीं अफकार की, उन्हीं बातों की जुगाली करते रहों। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर से इतने खाली हैं या हमने अंदर से खुद को इतना लॉक कर रखा है ना कि हम जिंदगी में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए 100, 50, 150, 200 जुमलों का एक ना वो एक तकरीर सी बनाकर याद कर लेते हैं। हम हर फोरम के ऊपर वो जाकर वो तकरीर, हर फोरम के ऊपर किसी भी महफिल में, किसी भी मजलिस के ऊपर बैठेंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि वो जुमलों की तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, कुछ इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। मसलन जिंदगी में अगर गलती से हमने 5 किताबें पढ़ ली, 1-2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर ली, एक आध हम जो कोई एक आध रिसर्च पेपर लिखने में कामयाब हो गए, एक आध थीसिस कर लिया, तो जिंद और एक आध, हाँ, एक और अहम बात, अगर हमने एक आध अमेरिका का फेरा लगा लिया, कोई बाहर देश के चक्कर लगाए, तो हमारा हर लेक्चर, हर क्लास यहाँ से शुरू होगी। भाई अमेरिका में जब मैं गया ना, वहां मैंने ये देखा कि भाई वहां पे ना तालीम इस तरह नहीं दी जाती, वहां वो लोग बड़े पंक्चुअल हैं, वो बड़े टाइम के पाबंद हैं। अब ये बात मैंने कहीं से सुन ली कि भाई अमेरिकन बड़े टाइम के पाबंद हैं। मैंने हर लेक्चर के अंदर, हर फोरम के ऊपर, हर मजलिस के अंदर ये बात, ये जिक्र जरूर करना है ताकि लोगों को पता चले कि मुझे पता है कि अमेरिकन सोसाइटी कैसे जीती है, ब्रिटिशर्स कैसे जीते हैं, दुनिया में कौमें कैसे तरक्की कर रही हैं। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। हम सिर्फ लोगों को मुतासर करने के लिए अल्फाज चुनते हैं, अकवाले ज़री याद करते हैं, 2-4 शेर मिसरे जोड़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि हमने हर फोरम के ऊपर ये बातें करके लोगों को मुतासर करना है। हम इल्म हासिल करने की या दूसरे से सीखने की जुस्तजू कोशिश बिल्कुल कतन नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टूडेंट हैं, हम क्लास के अंदर सवाल भी वो करते हैं जिसका जवाब हमें पहले से मालूम होता है, और हम सिर्फ छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, उस्ताद को चेक करने के लिए, टीज करने के लिए या अपनी इल्मियत को झाड़ने के लिए सवाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बतौर उस्ताद क्लास में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जिस तरीके से इस कंसेप्ट को, इस डेफिनेशन को मैंने समझा है ना, वो दुनिया की हतमी वो जो है राय है। इस नजरिए के ऊपर कोई दूसरा नजरिया लागू हो ही नहीं सकता। कोई इसको, इस शेर की अलग से तशरीह कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने समझ लिया कि इस शेर में शायर ये कहता है, और जो कहता है ना उसके नीचे हम वो हे लिखना भी भूल जाते हैं। इस शेर में शायर ये खुदा है कुछ इस तरह की हमारी वो कैफियत हो जाती है। यानी इतने हम उसके बारे में दकियानूस और इतने उसके बारे में रिजिड हो जाते हैं कि हम उसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाना जो है वो गवारा नहीं करते, जब डॉक्टर साहब तक देखिए, सवाल अच्छे सवाल सवाल पूछना, नहीं पैदा सवाल कर कहते सकते। हैं जी, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। चलें, किसी हम्म, स्टूडेंट ने आपको छेड़ने के लिए सवाल कर लिया, उसके साथ के जो बाकी लोग हैं वही सीख लेंगे। टीचर को तो ये कहना नहीं बनता कि तुम्हें पता है मगर तुम मुझे जानबूझ के परखने की कोशिश कर रहे हो। इससे तो उसका मैं मोरल डाउन एग्री होगा करता अगर हूँ, वो कुछ मैं सीख के आपसे आया है एग्री तो। करता हूँ। अच्छा उस्ताद होगा वो हमेशा सवालों को वेलकम करेगा, लेकिन अच्छा उस्ताद बहुत काया और बहुत शातिर भी होगा, उसको पता होगा कि कौन सा सवाल
जो ऐसा है कि जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है, किस सवाल के जवाब को दाएं बाएं से गुजरना, क्योंकि उसने बहरहाल एक एकेडमिक मजबूरी उसकी होती है कि उसने बहरहाल अपना दिया गया वो सिलेबस 4 लाइनों का जो है, चूंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं कि जहां हमारी काबिलियत को दिए गए 150 सफ़े की किताब के रटे मारने के ऊपर जांचा जाता है। हमारी जहनी इस्तेदाद को जांचने का इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं है। हम क्या नजरियात रखते हैं, कितना आगे एक्सेल करने की सलाहियत रखते हैं, किस फील्ड के अंदर हमारा जो है वो पैशन है, किस चीज को हम समझ सकते हैं। यहाँ वो नहीं ना, एक इम्तहान है, मसलन एक ही इम्तहान है कि भाई आप ये जो सामने गड़ा खोदा हुआ है ना, इसको फलांग कर आपने दिखाना है, इसी के ऊपर आपको जांचा जाएगा। एक चिड़िया को भी उसी पे जांचा जाएगा, एक हाथी को भी उसी पे जांचा जाएगा, एक मछली को भी उसी पे जांचा जाएगा कि तुमने इस गड़े को छलांग लगा के जांचना है। हम उसको उसकी स्किल्स के मुताबिक परखने की खुद सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा हम सवालात को अवॉइड करते हैं। हम ऐसे सवालात, ऐसी बहस को नहीं छेड़ सकते जिसमें एकेडमिक खर्च भी होता है, और दूसरा ये कि जिसमें कहने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बताने के लिए हमारे पास खुद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उसकी उस कैफियत को जांचते नहीं है ना, इल्म नहीं रखते, जिसकी वजह से हम सवालात से कतरा कर दाएं बाएं गुजरते हैं। अगर क्लासरूम की ओवरऑल बात की जाए ना, तो ये पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है, लेकिन हम सोहेल साहब, ना आप सिस्टम बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ, ना कोई और बदल सकता है। हम सब बैठ के बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी मजे मजे की बातें करते हैं, दिल बहलाते हैं, लेकिन कम से कम इस दौर के अंदर कहते हैं ना कि जब आप बुराई को मिटाने की सलाहियत ना रखते हो ना, तो बुराई को बुरा समझना अगर कर देना, तो ये भी गनीमत है। ये वो कम तरीन दर्जा है ना। तो अगर हम इस कम तरीन दर्जे के ऊपर भी आज फायज हैं, अगर अगर आज हम किसी चीज के बुरे होने को बुरा कहने की जसारत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक रोशनी की किरण है कि हम आज समझते हैं कि हम बहैसियत असातिज़ा क्या गलती करते हैं, बहैसियत स्टूडेंट हम क्या गलती करते हैं। अच्छा, एक चीज़ असद साहब ये भी आती है कि असातिज़ा ये कहते हैं कि हमें टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमें उसका मुआवजा कम दिया जाता है, या हमसे वो ज़्यादा डिमांड की जाती है किसी इदारे की जानिब से, हम इतने टाइम में हर बंदे को ट्रेन नहीं कर सकते। क्या आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? असल में ये सिस्टम, ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है। अगर आप जहाँ तक सैलरीज की बात है ना, चले सैलरीज की पहले बात करते हैं, क्योंकि इल्म जो है बजात इस वक्त है वो उसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक हो गया है मुईशत के साथ। तो दो तरह की चलें बुनियादी, अगर हम समझ लें कि दो तरह का निज़ाम हमारे मुल्क में राइज है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। जो प्राइवेट बहुत अच्छे इदारे हैं, अपने असातिज़ा को अच्छा पे भी करते हैं और उसके एवज वो अपने स्टूडेंट्स से भारी फीसें भी वसूल करते हैं, तो वो एक बैलेंस निज़ाम चलाने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। जब गवर्नमेंट इदारों की बात की जाए, तो आपको मालूम है कि हमारा गवर्नमेंट इदारों का बजट इतना होता है। मैं उस दिन बैठ के कोई एनालिसिस कर रहा था कि गुज़िश्ता बरस शायद हेल्थ का बजट इतना था कि एक आम पाकिस्तानी के हिस्से में 8 पैरासिटामोल की गोलियां आ रही थी। गालिबन कुछ इतना बजट था जो एलोकेट हुआ था एक साल के लिए। तो यही हाल है तालीम का। तालीम का भी बजट कमोबेश इतने ही रुपए या इतनी ही कमोबेश वो मालियत के साथ आता है, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी में कभी रहा नहीं। इस तालीम की हमारी कौम को जरूरत कभी रही नहीं, पेश नहीं आई ना। इसलिए जब इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम ऐसे स्कूल्स के अंदर बच्चों को भेजते हैं, और बावजूद इसके कि हम ये समझते हैं कि उस्ताद को हमने 16वां स्केल, 17वां स्केल, 14वां स्केल दे दिया, 18वां स्केल दे दिया, 20वां स्केल दे दिया, भाई ठीक है, मान लिया कि आपने किसी हद तक उसको माली तौर पे आसूदा कर दिया, लेकिन उसको सिर्फ माली तौर पर आसूदा करना काफी नहीं है एक अच्छे एजुकेशनल कल्चर के फलने फूलने में। आप उसको वो एनवायरनमेंट देंगे। आप अगर प्राइवेट स्कूल्स जिस तरीके से बच्चों की सिलेक्शन करके चुन चुन के क्रीम को लेकर जाते हैं, क्या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी आप टीचर्स को ये हक देते हैं कि वो अपने जो गिने चुने बच्चों को लेकर आए, और उसी तरीके से ऐसी पढ़ी लिखी फैमिलियां जो अपने बच्चों को प्रॉपरली पहले घर के अंदर तैयार करती हैं स्कूलों के लिए जाने के लिए, उनके उनको घरों के अंदर अच्छी खासी वो ट्यूटरशिप करती हैं उनकी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, रवायती स्कूल जो हमारे सरकारी इदारे हैं,
वहां पर तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है। वहां तो हमने हर बच्चा जो है जो आ गया है, बस अब हमने किसी ना किसी तरीके से उसको कम से कम उन जमातों में जरूर पास करवाना है जो हमारे जिम्मे है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है, वरना हमें किसी और स्कूल में भेज दिया जाएगा या कोई महकमाना कार्रवाई का हमें सामना करना पड़ेगा। तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी हमें जरूर निभानी पड़ेगी कि उन मजामीन में वो जरूर पास हो जाएं जो मैं पढ़ाता हूँ। अब उसके लिए क्या है, एक क्लास के अंदर हो सकता है 80 बच्चे हों, 90 बच्चे हों, 100 बच्चे बैठे हों। अब आपकी एजुकेशन की जितनी भी थ्योरीज आप बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हैं, वहां पे आपको जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज्ड क्लासरूम मिलता है वो 24, 25, 27 बच्चों से ऊपर का क्लासरूम नहीं होता। बीएड एमएड हम सारी दुनिया करती है, बताया जाता है कि जी ये खिलौनों की मदद से बच्चों को बताएं, मॉडल बनाकर लेकर जाएं, अशकाल बनाकर लेकर जाएं, चार्ट्स की मदद से, ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से बच्चों को लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाएं, उनको रियल लाइफ के में लेकर जाएं, उनका एक्सपोजर करवाएं चीज़ों का। दहकान अगर बता रहे हैं, बच्चे ने दहकान नहीं देखा तो उसको खेत में ले जाकर दिखाएं दहकान क्या होता है। हल नहीं देखा तो उसको दिखाएं कि हल क्या होता है, या उसको मॉडल बना के दिखाएं। लेकिन मसला ये है कि जब आपके सामने 100 बच्चे की क्लास है और आपको 30-40 मिनट का पीरियड है, उसके अंदर आपने गिवन वो लिटरेचर जो था वो भी उनको कंज्यूम करवाना है, उनके दिमागों में किसी तरीके से उतारना है, और इतने टाइम पीरियड के बाद आपने उसी दिए हुए इल्म का उससे इम्तहान भी लेना है, और उनकी याददाश्त को आपने समझना भी है, और उसी की बुनियाद के ऊपर उनको अगली क्लास में प्रमोट भी करना है, क्योंकि अगर ना प्रमोट किया आपका रिजल्ट खराब होगा, और उसके एवज आपको मुख्तलिफ पेनल्टीज जो हैं मुख्तलिफ जगह पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी। तो ये डॉक्टर काफी साहब, नहीं है ये कि एक कमेंट मैंने पिन किया है, आपकी बात से रिलेटेड है। कहते हैं कि एक हमारे जो व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि टीचर अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है, तो आप इससे करते हैं इत्तेफाक? देखिए, मैं इस ये भी एक बड़ी लंबी डिबेट चलेगी इस मौजू के ऊपर। मैं एक और मिसाल देता हूँ, चलें उस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने गांव, कस्बे, शहर, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को देखते हैं, या किसी मदरसे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, आप एनालिसिस कीजिएगा अपने करीब अगर आपका कोई मदरसा है मस्जिद के साथ, ये जो हमारे रवायती मदरसे हैं मस्जिदों वगैरह के साथ, तो आपको मुशाहिदे में बड़ी अजीब बात आएगी कि वहाँ उमरा के बच्चे नहीं पढ़ते। वहाँ बहुत कम माली तौर पर खुशहाल फैमिलीज के बच्चे वहाँ पे पढ़ते होंगे। मेरे बच्चे वहाँ नहीं तो पढ़ते होंगे, शायद आपके बच्चे ना पढ़ते हों, या किसी हम में से बहुत सारे ऐसे लोगों के बच्चे वहाँ पर अपनी रूटीन की एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो नहीं लेते। वहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें वो क्लास नज़र आएगी, किसी का बच्चा, कोई इस काबिल शख्स नहीं था कि अपने बच्चों की मुकम्मल परवरिश कर सकता, उनको 2 वक्त की रोटी खिला सकता, या उनकी प्रॉपर स्कूलिंग कर सकता, यूनिफॉर्म के और स्कूल वैन्स के और मुख्तलिफ अखराजात वो बर्दाश्त करके पढ़ा सकता। तो वो ये करता है कि उसको आखिरी उम्मीद की किरण ये नज़र आती है कि मैं अपने बच्चे को इस मदरसे में भेज दूँ, जहाँ ये 4 सूरतें, आयतें याद करके कल इस काबिल हो जाएगा कि मुख्तलिफ जगह कोई दरूद पढ़ के, कोई वो ख़त्म की दुआएं करके, तो कम से कम अपनी रोजी रोटी कमाएगा, ज़िंदगी अपनी गुजार लेगा जैसे तैसे। अब वो बच्चा जिसको इस मुआशरे ने इतनी महरूमी के साथ परवान चढ़ाया कि जो रूटीन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं जा सका, और मदरसे में उसको इस्लामी तालीम, दीनी तालीम तो मिली, लेकिन मुआशरे के अंदर मुआशरत करने की जो ज़रूरी तालीम थी, साइंसेस थे, अलूम थे, वो नहीं सीख सका, या वो मुआशरे के साथ सोशलाइजेशन करना नहीं सीख सका। अब जब उस बच्चे को थोड़ा सा इख्तियार मिलेगा, मेंबर मिलेगा, सीट मिलेगी, उसके सामने 150 लोग सर नीचे करके झुका के उसका खुतबा सुनेंगे, तो वो शायद शायद ये मैं कह सकता हूँ, जरूरी नहीं है, वो शायद कहीं ना कहीं अपनी उन महरूमियों का बदला लेने की कोशिश करे, या वो शायद कहीं ना कहीं वहां पर जो इल्म उसने मुआशरे में के साथ सोशलाइज हुए बगैर हासिल किया, उसी इल्म को इल्म कुल समझते हुए पूरे मुआशरे के ऊपर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करे, और जब वो जनरलाइज होता ना देखे तो वो मुख्तलिफ उसकी जो है ना वो इम्प्लीकेशंस और तलाश करे, उसकी और डायमेंशंस लेके जाने की कोशिश करे, उसमें नेगेटिविटी आने का चांस होता है। सेम इज द केस विद एजुकेशन। हम अपने असातिज़ा, अगर आप आज अनफॉर्चुनेटली देख लीजिए असातिज़ा को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। हमारे असातिज़ा जो होते हैं वो इससे पहले मैं कहता हूँ शायद
हम आइडियली अगर बोले ना, शायद हम में से कोई भी जो है चूज नहीं करना चाहता। हमारे माँ बाप अगर थोड़े से भी हम अ, अगर मैं हैसियत बाप सोचूं, आप हैसियत बाप सोचे, तो हमारी पहली चॉइस क्या होगी? हमारा बच्चा क्या बने? डॉक्टर बने। ठीक है। अब तो हम ये भी नहीं कहते कि इंजीनियर बने, जो इंजीनियर्स के साथ हो रही है आजकल। तो हम कम से कम ये, हमारी जो पहली प्राइस जो प्रायोरिटी है वो ये है ना कि डॉक्टर बने। डॉक्टर क्यों बने भाई? मुआशरे का दुख नहीं है। हम ये नहीं कहते कि लोगों का जाके मसीहा बने। इसलिए बने कि हमें पता है कि ये एक वेल ऑफ जॉब है, ये एक हाईली पेड जॉब है। जो लोग ये जॉब हासिल करते हैं, जो लोग फ्यूचर में डॉक्टर्स बनते हैं, उनका लाइफ स्टाइल लग्जोरियस होता है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मुआशरे के दुख दर्द के अंदर शायद कोई, वो भी एक होगी, प्रायोरिटी होगी, लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अब ये बच्चे जब आगे एक्सेल करते हैं और हमारे निज़ाम तालीम में अच्छे असातिज़ा मुयस्सर नहीं होते, स्कूलों कॉलेजों में ये इस काबिल नहीं पहुँच हो सकते कि इनको उस तरीके से ग्रूम कर इनके जो टैलेंट्स हैं या इनकी जो स्किल्स हैं उनको डॉक्टर या इंजीनियर या वो कोई भी इस लेवल के ऊपर हम पहुँचाएँ। तो फिर इनकी दूसरी चॉइस ये होती है कि चलो यार, अगर साइंसेज़ नहीं कर सके, साइंटिस्ट नहीं बन सके, तो कम से कम ये कर लेते हैं कि साथ बीए करते हैं, एमए करते हैं कोई एक किसी स्कूल सब्जेक्ट के अंदर, और साथ बीएड कर लेते हैं। क्योंकि टीचर्स की इकट्ठी 30,000 भर्तियां आती हैं, इकट्ठी 40,000 भर्तियां आती हैं ना। तो कम से कम ये होगा ना यार, सरकारी नौकरी लग जाएगी, शाम को ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो एक निज़ाम चल जाएगा ना, घर का निज़ाम चल जाएगा। अब हम टीचिंग प्रोफेशन के अंदर इस सोच के साथ रहे हैं। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं है, हमारे बच्चों की आज भी फर्स्ट चॉइस नहीं है। अगर आज हम अपने बच्चों के बारे में सोचें, हम उन्हें टॉप प्रायोरिटी के ऊपर टीचर नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें डॉक्टर ये बनाना चाहते हैं। हमारे एक व्यूअर एग्री कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि जब मुझे और कोई काम नहीं मिला तो फिर मैं उस्ताद बना। ये हकीकत है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर यकीन करें, अगर पूछें, तो शायद हो सकता है मैं भी ना बनना चाहता हूँ। शायद मैंने भी किसी दौर में एफएससी में दाखिला लिया हो, प्री मेडिकल में, और मैं वहां मेरिट ना बना के और फिर इस फील्ड में आया हूँ। तो बेशुमार लोग हैं हम जैसे जो कि जिन्होंने ये फील्ड ज्वाइन की है। अब क्यों ज्वाइन किए? ये हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी, हमारा पैशन नहीं था। हमारा पैशन इसलिए नहीं था कि हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक स्कूल टीचर बन के आप एक लग्जोरियस या बहुत रिलैक्स्ड लाइफ नहीं गुजारते। हमें मालूम है कि अगर आप, ठीक है, जाएं कोई मेजर कर्नल या किसी फौज में या ऐसे इदारों के अंदर चले जाएं, या आप जिसे कहते हैं वो सीएसएस वगैरह करके, तो फिर आप कोई टॉप रैंक जॉब हासिल करें, कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले जाएं, या आप डॉक्टर बन जाएं, या आप जो है वो हमारे जो मुल्क के कुछ बड़े इदारे हैं, सब जानते हैं कि हम उनमें अगर आपकी जॉब हो जाए, तो फिर शायद आपका लाइफस्टाइल जो थोड़ा सा ऐसा होगा कि जो आप सर उठा के जिएंगे, फख्र के साथ जिएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन फिर इस तरह तो बाई लगता है कि ये चीजें हल नहीं होंगी जी। हम मतलब ब्लेम करेंगे सिस्टम को, पॉलिसीज को, हुकूमत को, और अगले गुज़िश्ता कुछ, सॉरी, आइंदा आने वाले कुछ 10 सालों में तो ये सिस्टम कुछ चेंज होता नजर नहीं आ रहा। ये तो ऐसा ही होगा, और ये 10 सालों का मतलब है कि अगली एक और नस्ल। आप 10 सालों की बात करते हैं, मैं मायूसी वाली बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे, अगर जब मैं पीछे नजर दौड़ाता हूँ ना गुज़िश्ता 70 सालों की तरफ, तो मुझे अगले 70 सालों में भी वही होता दिखाई दे रहा है। हम नहीं जानते कि आगे क्या प्रेडिक्ट करेंगे। मैंने वो जो पहले बात कही थी ना, कि जब तक हम इसके अंदर गोश्त नहीं बदलाएंगे ना, कीमा नहीं चेंज होगा। गोश्त चेंज कैसे होगा? अच्छा, अब ये देखिए, चेंज कैसे होगा। मैं अगर थोड़ा सा इसकी तरफ अगर आऊँ ना, थोड़ी सी पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें, तो वो पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन मुमकिन जिनको मैंने तरक्की की है, उन्होंने भी तो आखिर हमसे भी मखदूश हालात के अंदर आगाज करके और आज तरक्की की है ना। चाइना अगर हम मिसालें देते हैं, तो 2 साल बाद हमसे आजाद हो रहा है। आज कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं उसमें? ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज का हमें जरूर एहसास करना पड़ेगा कि हमें अपना नॉलेज खुद जनरेट करना पड़ेगा। हमें अपना नॉलेज खुद जनरेट करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज के अंदर सिखाना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि ये जॉर्गेनिक लैंग्वेज आप बोलें, हर जुमले के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 अंग्रेजी के अल्फाज मिक्स करके बोलूंगा, तो मुझे लगेगा लोगों को भाई कोई पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है। अगर मैं इन चीजों से, इन कम्प्लेक्सेस से अंदर निकल कर अपनी मादरी जुबानों के अंदर लोकल नॉलेज जनरेट करके बच्चे को काम सिखा दूंगा ना, तो कल कला मेरे एक पढ़ी लिखी जनरेशन तैयार होगी। मैं अगर हर साल
चूंकि मैथ कम्युनिकेशन का उस्ताद हूँ, मैं अगर हर साल अपने डिपार्टमेंट से 900 लोगों को एमएससी मैथ कम्युनिकेशन की डिग्रीज देकर निकाल रहा हूँ, और वो 900 के 900 लोगों को मैंने उन 2 साल के अंदर खबर तक लिखना नहीं सिखाया, सिर्फ ये बताया जी कि कल्टीवेशन थ्योरी ये कहती है, जॉर्ज गर्बनर ने दी थी जी, ये एजेंडा सेटिंग थ्योरी फलां ने दी थी, ये जनाब विल्बर श्रैम का मॉडल है, विल्बर इसमें एसएमसीआर होता है, सेंटर मैसेज चैनल रिसीवर होता है, ठीक है, इनको रटा लगाएं और इसके यही पेपर में लिखें। तो जब मेरी डिग्री लेकर मेरा बच्चा जो है यहाँ से पास आउट होगा और किसी सेठ के चैनल के अंदर जाएगा, किसी अखबार के अंदर जाएगा, वो उसके सामने उससे ये नहीं पूछेगा भाई एसएमसीआर मॉडल किसने दिया था, या डेविड के बर्लो ने कौन सा मॉडल दिया था, या शैनन एंड व्यूअर ने क्या मॉडल दिया था, या जनाब बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी। वो उनको उनकी भला जाने यार, वो बंडूरा की थ्योरी का उनसे क्या लेना देना। वो ये पूछेगा मियाँ ये सफेद कागज तुम्हारे सामने रखता हूँ, ये बाहर से खबर आई है क्रीड, ये पकड़ो, ये इंग्लिश में आई है, इसको अगर तुम कम से कम उर्दू में तर्जुमा करके लिख के दे सकते हो ना, तो फिर भी तुम मेरे लिए किसी काम के बंदे हो। लेकिन अगर मैंने अपने एमएससी मैथ कम्युनिकेशन स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर एक दिन भी बैठ के ये नहीं लिखना सिखाया कि मरी रोड के ऊपर ट्रैफिक हादसा हुआ, 2 अफराद जाँ बाक हुए, 2 जख्मी हुए, तो इसकी तफसीलात कैसे लिखनी है, इंट्रो कैसे बनेगा, बॉडी कैसे बनेगी, टेक्स्ट कैसे बनेगा, जरा बैठो मुझे 2 खबरें लिख के दो। दोनों की खबरों का डिफरेंट होना चाहिए, स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग वो उसकी टोन नजर आनी चाहिए आपकी। जब तक मैं उनसे ये काम नहीं करवाऊंगा तो वो किसी काम का स्टूडेंट नहीं है, वो इस उस स्टूडेंट की कहीं भी खपत नहीं होती। वो स्टूडेंट सारी जिंदगी जॉब के लिए अप्लाई करता रह जाएगा, टेस्ट इंटरव्यू देता रह जाएगा, वो कहीं पे फिट नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता उसको जॉब मिल भी जाती है, खुदा ना खास्ता उसको कहीं जॉब मिल भी जाती है, तो वो उस इदारे के लिए, उस इदारे में बस वो कोई कोने खुदरे ढूंढ के बस ये करेगा यार मैं सुबह आऊं, उसके बाद मैं किसी तरीके से आंख बचा के बाहर निकल जाऊं, किसी कोने में बैठ के चाय पीऊं, 2-4 सिगरेट के कश लगाऊं, टाइम गुजारूं, बाहर से एक आध खबर, शाम को प्रेस क्लब में जाऊं, उधर देखूं सबसे जो है ना सीनियर साफी कौन है वो खबर लिखता है, उससे उसकी कॉपी लूं, या उसे कहूं यार ये मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, और वो आके मैं अपने इदारे में जमा करवा दूं। तो भाई फिर ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा, ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा। इसके लिए जो मैं अगर जाता हूँ ना तब्दीली की तरफ, अगर मैं कहता हूँ कि तब्दीली आए, तो कम से कम मुझे तब्दीली भी बहैसियत मजाक उस्ताद, बन गई है डॉक्टर साहब। हाँ, अब मजे की बात ये कि इसको कोई रोक भी नहीं पा रहा। तो सच कहा था ना कि रोक सको तो रोक लो, अब इसको कोई रोक भी नहीं पा रहा। तो तब्दीली तो अब तब्दीली की जो बात करता है लोग हंसते हैं उस पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं बहैसियत उस्ताद, मैं समझता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने ऐसे कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जनरेट, अगर मैं कम्युनिकेशन का अबलाग का स्टूडेंट हूँ, मीडिया का उस्ताद हूँ ना, तो मैं मीडिया का उस्ताद हूँ और मैं एक स्टूडेंट को एमएससी मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री दे देता हूँ। आज हमें ये कहा जाता है ना कि जी नहीं हमारा काम नहीं है, ये टेक्निकल लोगों का काम है कैमरा वर्क सिखाना, ये टेक्निकल लोगों का काम है उनको ग्राफिक्स एनिमेशन सिखाना। अगर ये सारा काम टेक्निकल लोगों का है तो हमने कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट क्यों बना रखे हैं पूरे मुल्क में? हम क्यों डिग्रियां देते हैं, क्यों उन्हें कहते हैं कि हमारे पास आओ हम आपको अबलाग सिखाएंगे, हम आपको अबलाग की स्किल्स सिखाएंगे? अगर अबलाग की स्किल्स से मुराद सिर्फ उसको कम्युनिकेशन की थ्योरीज या 2-4 मॉडल पढ़ाना है, तो हमें अफसोस है हमारे निज़ाम तालीम के ऊपर। अगर हम उसको ये डिलीवर नहीं कर रहे कि मार्केट में तुमने जिंदगी गुजारनी है, अगर तुमने सहाफ़ी बनना है तो तुम्हें खबर लिखनी भी आनी चाहिए, और खबर लिखने के लिए तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हें ये अखबार रोजाना पढ़ के आना है, और ये तुम्हें इतने टेलीविजन चैनल्स इतने इतने घंटे देख कर आना है, और बैठकर मेरे साथ एनालिसिस करना है, डिस्कस करना है। और फिर अगर हम थ्योरीज पढ़ाते हैं तो उनकी बातों के अंदर से उन थ्योरीज के जो प्रोपोजिशंस हैं उनको निकाल के मेरे साथ डिस्कस करना है, और अगर उसको थ्योरी किसी और डायमेंशन के अंदर जा रही है तो वो भी मेरे साथ बात करनी है। लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के दौर में रह रहे हैं ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी में के दौर में जी रहे हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कह रही है कि या अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात यहाँ करनी चाहिए थी, लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में के बारे में बात करना कम से कम मुझे अपने कल्चर के अंदर अभी तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की ही बात करूंगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए के अंदर जीतने के लिए ना, मुझे मेरे सहाफ़ी को मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरा जो सहाफ़ी होगा जो, वो अनबायस्ड नहीं है, वो बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे रेगुलेशंस के अंडर काम कर रहा है।
तो उसको वो जो हम उसको थ्योरी सिखाते हैं ना कि जनाब ये एक्सट्रीम लिबर्टी थ्योरी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है, ये फलां चीज है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक ज़िमनी सवाल एक व्यूअर की जानिब से है। कह रहे हैं कि क्या इन बातों का वज़ीर तालीम को पता है? पता होना चाहिए। और मेरा ख्याल है, देखिए, सच सबको पता होता है। सच सबको पता होता है। सच बोलता कोई कोई है। ठीक है, सच बोलता कोई कोई है। और मैं समझता हूं कि अगर आज हमें इस बात का अगर इदराक भी है ना, इस बात का अगर एहसास भी है कि ये हमारे अंदर खामियां हैं, ये हमारे निज़ाम तालीम के अंदर खामियां हैं, ये असातिज़ा के अंदर खामियां हैं, ये हमारे पूरे कल्चर के अंदर खामियां हैं। देखिए, बच्चे तो मासूम है ना, बच्चे जो इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उनको इस काबिल बनाएं कि वो मुआशरे के फाल और कम से कम वो अगर बहुत अच्छे वो नहीं बनते तो कम से कम इतना करके जाएं कि वो अपने हिस्से का रिस्क कमाने के, इज्जत के साथ रिस्क कमाने के काबिल हों। और सोसाइटी के अंदर नेगेटिवली नहीं बल्कि अपना हलाल तरीके से रिस्क कमा कर इस दुनिया से जाएं। कम से कम इतना इस काबिल करना तो इन इदारों का हक है ना। अगर हम ये आज अगर हम आज एक अच्छा, एक और बड़ी अजीब बहस होती है हमेशा। वो ये कहते हैं जी कि तालीमी इदारों का या डिग्रियों का कोई ताल्लुक नहीं है कि नौकरियों के साथ। भाई, अगर कोई ताल्लुक नहीं है इसका नौकरियों के साथ और तालीम सिर्फ आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है, तो फिर खत्म कर दें जी। फिर ये क्यों आप क्राइटेरिया रखते हैं जी कि 16 साल फलां डिग्री प्लस 3 ईयर्स का इस चीज का एक्सपीरियंस और फलां इस चीज का क्यों? भाई, बरह रास्त जुड़ी हुई है ये चीज। आप कैसे कह सकते हैं कि तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ, आप ये कह सकें, इतने कहने की हिम्मत रखें कि जो तालीम अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ा रहे हैं ना, उस तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है इस डिग्री के साथ। इसके लिए रियल तालीम की जरूरत थी। भाई, कौन सा दौर है आज हम बैठ के बच्चों को वेक्टर स्केलर पढ़ा रहे हैं और उनको, भाई आप उनके सामने बैठ के स्किल्स, यानी अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन की बात करूं, मैं उनको क्लास में कैमरा की टाइप्स पढ़ाता हूं जी कि ये जनाब फील्ड में ये कैमराज इस्तेमाल होते हैं और प्रैक्टिकल ये काम कैमरा इस्तेमाल होते हैं, इंडोर ये कैमरा इस्तेमाल होते हैं, आउटडोर ये इस्तेमाल होते हैं। मेरा एमएससी मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट जब 2 साल की डिग्री लेकर किसी डिपार्टमेंट में जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसने किसी कैमरे की शक्ल तक नहीं देखी होती। अगर देखी भी होती है तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर 1 2 3 कैमरे पड़े हुए होते हैं जो उन्हें मतलब 6 महीने बाद, साल बाद एक दफा बाहर निकाल के दूर से उनका दीदार करा दिया जाता है। और वो डर के मारे स्टाफ भी उनको हाथ नहीं लगा रहा होता कि पता नहीं ये बाहर से आया, रिक्वेजिशन हुआ है और ये इसको कोई चीज भी इसकी खराब हो गई तो मेरी जॉब गई और पता नहीं क्या क्या है, मुझे इसके ऊपर पेशियां देनी पड़ेंगी। ये मसला है और उस स्टूडेंट को जब हम भेज देते हैं फील्ड के अंदर, कहने को वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस फील्ड का उसको हर शोबे का नॉलेज होगा ना। लेकिन हर शोबे का क्या उसको नॉलेज होगा? आप उससे पूछ लें, भाई मार्केट में इस्तेमाल होने वाले 3 कंपनियों के कैमरों या 3 मॉडल्स के नाम बता दो ना। जैसे हम पूछते हैं कि फोन का कौन सा मॉडल अच्छा है, भाई उससे कम्युनिकेशन के स्टूडेंट से आज पूछिए कि कौन से 3 मॉडल्स अच्छे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो इस काबिल नहीं होगा। या चलें आप, ये अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि टेक्निकल सवालात उनसे पूछना नहीं बनता, तो चले मैं ये कह देता हूँ कि छोड़ो भाई, ये बता दो कम से कम इस फील्ड की अपने से अपनी एजुकेशनल बुक्स से हट के कम से कम 3 किताबों के नाम बता दो। अफसोस होता है कि हमारा स्टूडेंट इस काबिल भी नहीं हो सकता कि वो 3 किताबों के नाम बता दे। भाई, अगर इससे भी हटकर अगर एक कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री लेने के बाद चारों सूबों के वज़राए आला तक के नाम ना बता सके, तो ये उस्ताद का कसूर है। ये उस्ताद का कसूर है। हमने जिस उस्ताद से पढ़ा, हमारे एक उस्ताद थे, वो ये कहते थे कि मियाँ, अगर तुम यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हो और तुम्हारी तुम्हारी क्लास में 80 बच्चे हैं, तो आखिरी बेंच पर बैठा हुआ एक बच्चा पेंसिल से अपने बेंच के ऊपर कुछ लिख रहा है, तो ये भी तुम्हारा कसूर है कि तुम उसकी वो तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने में नाकाम रहे। और उसने दिल लगाने के लिए ऐसे कोई एक्टिविटी, कोई पेपर चैट, कोई चाक उठा के मारना, कोई बेंच के ऊपर नाम लिखना, कोई दिल बना के बीच में वो तीर बना के नीचे वो टप टप आंसू बनाने, तो ये भी मियाँ तुम्हारा कसूर है। तो ये हमें मान लेना चाहिए। हम ऐसा करने में क्यों नाकाम है? क्योंकि हमने उसको वही कहानियां, वही थ्योरियां, वही 4 लफ्ज सुनाने हैं जो हमने अपने उस्ताद से सीखे, मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से सीखे। और ये वो सीना गजट बन के ना ये चलता आ रहा है और नाकाबिले इजाफा ये इल्म आगे चलता आ रहा है।
अगर हमने, देखिए, हम में से कितने ऐसे असातिज़ा हैं, मैं अगर अपनी ही फील्ड की बात करूं, मुझे बहुत कम ऐसे असातिज़ा नजर आते होंगे जो कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिकली काम भी किया होगा, अखबार में काम किया, रेडियो में काम किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम किया, कैमरे उठाकर सड़कों के ऊपर गए, सियासतदानों के पीछे भागे, उन्होंने वार जोन्स के अंदर जाकर रिपोर्टिंग की, और ये सारा काम करने के बाद या कोई प्रोडक्शन की, और उसके बाद वो अब किसी यूनिवर्सिटी में आए हैं कि अपने डिग्रीज के नॉलेज और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और दोनों के डिफरेंसेस का अहाता करते हुए अब अगर वो अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाएगा तो वो उसकी एक बात होगी, उसका उसका एक मुकाम होगा, उसने देखा है कि थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो उन दोनों को लेकर वहां पर डिटेल से बता सकेगा। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद साथ ही मैंने एमफिल कर लिया या कहीं से पीएचडी कर ली। मैंने पीएचडी करके बस एक थीसिस लिखा, थीसिस उठा के यूनिवर्सिटी मैंने किसी का इदारे ने मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर भर्ती कर लिया। एक दिन भी मेरा कहीं पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं रहा। मैं बच्चों को बैठकर न्यूज़ रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूँ कि न्यूज़ रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। जिंदगी में मैंने खुद कभी किसी जगह से कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग ना होती हुई देखी, ना खुद की। तो ये कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इसी तरीके से मैं उनको जनाब कैमरा ऑपरेशन पढ़ा रहा हूँ, कैमरा ऑपरेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एक पूरा वो हमें मिल जाता है जी कि ये पूरा आपका सिलेबस है, ये इसकी आउटलाइन है, आपने पढ़ानी है। भाई मियाँ कैसे पढ़ानी, स्टूडियोज एंड फ्लोर मैनेजमेंट पढ़ानी है, मुझे पूरा सिलेबस मिल गया जी, फ्लोर मैनेजमेंट आपने पढ़ानी है। मैंने जिंदगी में खुद किसी टीवी चैनल के अंदर घुस के उसका फ्लोर नहीं देखा कि ये फ्लोर कैसा है, उस फ्लोर मैनेज कैसे किया जाता है, फ्लोर मैनेजमेंट में कितने लोगों का रोल होता है, सेट डिजाइनर का क्या रोल है, बूम ऑपरेटर्स कौन होते हैं, माइक्स कहाँ होते हैं, और यानी मुख्तलिफ जो उसके शोबे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और मैं बड़े ही इन्हमाक के साथ, तसल्ली के साथ ऐसे अपने स्टूडेंट्स को उस पर डिटेल बता रहा होता हूँ कि इसमें जी ये लाइट्स होती हैं, और ये बेबी लाइट्स होती हैं, ये सन लाइट्स होती हैं, इसके लिए 3 पॉइंट लाइटिंग इस्तेमाल होती है, और इस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं। जिंदगी में कभी उन लाइटों की शक्लें मैंने खुद नहीं देखी होती। मेरा ख्याल है जिंदगी में शायद शादी वाले कैमरे से ज्यादा बढ़ के इस हमारा अपना मीडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और हम धड़े धड़ल्ले से वहां पे ना हॉलीवुड की फिल्मों को डिस्कस कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर हम अपने तज्जिए दे रहे होते हैं, और दुनिया के हर मौजू के ऊपर हम अपनी राय देना ना फर्ज समझ रहे होते हैं कि भाई चूंकि अब वी ऑन दिस डिग्री, वी ऑन दिस जॉब, लिहाजा अब हमारा हक है कि हम एनालिसिस करने की पोजीशन में आ गए ना, हम तज्जिया निगार हो गए हैं। अब हम किसी भी मौजू के ऊपर बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी हतमी किस्म की राय दे सकते हैं। ये बड़ा एक बड़ी एक इसकी अजीब सी अच्छा सूरत डॉक्टर हाल है। साहब, शुरू में हमने एक बात की थी, इकरारुल हसन का प्रोग्राम देखें या दीगर कोई ड्रामे देखें, उस्ताद का एक मुकाम रहा। मगर अब हम देखते हैं कि चाहे वो स्कूल लेवल का उस्ताद हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का उस्ताद हो, हरासमेंट किस्म के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शायद वो पहले भी होते होंगे, मगर अब वो मंजर-ए-आम पे ज़्यादा आते हैं, या पहले शायद नहीं होते थे, मुझे पता नहीं। मगर एक अजीब-सी कैफ़ियत होती है इन चीज़ों को देखकर कि जहाँ पर हम तालीम और तरबियत के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर इस किस्म के मसाइल हैं, तो फिर हम कहाँ किसकी तरफ देखेंगे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएँ? देखिए, ये हैसियत, ये इस चीज़ का ताल्लुक सिर्फ, हाँ, एक चीज़ ये कि इसको सिर्फ तालीम के साथ जोड़ दिया जाता है, ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ पूरे मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, पूरे मुआशरे के अंदर। आप आपका बच्चा एक दिन का बच्चा भी है, वो भी महसूस इस मुआशरे के अंदर आप उसको महफूज नहीं समझते। 80 साल के लोग भी खुद को महफूज नहीं समझते। तरबियत का जब फुकदान है ना, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक आप इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, आप एक वो सर्वाइवल की जंग और उससे गुजर रहे हैं। सेम इज द केस, अगर यही होता है कि फिर प्रोफेशनल ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना होने की वजह से आप तालीमी इदारों के अंदर आते हैं या आप किसी भी और इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, तो आप आपसे ऐसे जो जो जिन केसेस का आपने जिक्र किया या जिन प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया, तब इन इन तासी सिचुएशन से या इन तमाम मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। और इसमें सिर्फ मैं ब्लेम एजुकेशनल सिस्टम को नहीं दूंगा। ये हम मैंने आपको जिक्र किया ना कि आपको गली मोहल्ले के लेवल से लेकर आपको जिंदगी के आखिरी दिन तक ऐसे केसेस हर पॉइंट के ऊपर, हर मरले के ऊपर होते हुए नजर आए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ग्रीवेंसेस कमेटी का हमें जो कह सकते हैं आपके
स्कूल लेवल पे देख लें, कॉलेज लेवल पे देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें, किसी बच्चे थोड़ी सी को कोई आपकी आवाज कट शिकायत रही है, है। मैं सुन नहीं पा रहा। सर, ग्रीवेंसेस कमेटी की बात कर रहा हूँ। ना हमें स्कूल लेवल पे नजर आती है, ना कॉलेज लेवल पे, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो किससे करे, कैसे करे? अगर किसी उस्ताद की शिकायत करता है, सिस्टम की करता है, तो सिस्टम उसको पीसना शुरू कर देता है कि अब तुम निकल के दिखाओ, आखिर में जीपीए तो हमने देना था। असल में देखा जाए तो हर इदारों में हमने ऐसी सीटें तो क्रिएट कर ली। एजुकेशन के इदारों में हमने वो स्टूडेंट काउंसलर भी रख लिए, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स की जॉब्स भी क्रिएट कर ली, और वो हमने समझा कि हम हमारा फर्ज अदा हो गया। लेकिन हमने ये सिर्फ ओहदे क्रिएट किए ना, हमने मसाइल को एड्रेस नहीं किया। और मसाइल को एड्रेस करना तब पॉसिबल होता कि बहसियत कौम अगर हम पहले दिन से लेकर अब तक ग्रूम हुए हुए होते। हमने मैंने पहले भी जिक्र किया कि बड़े इदारों के अंदर काम करने के लिए ना आपको उससे पहले एक जॉब से पहले एक तरबियत दी जाती है। वो तरबियत जो होती है वो ऑन यानी कि जॉब के आगाज के शुरू में भी हो सकती है, या जॉब के दरमियान भी आपके वो रिफ्रेशर कोर्सेज की सूरत के अंदर, या वो फैकल्टी डेवलपमेंट या इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर इस तरह की तरबियतें दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज का भी बहुत ज्यादा ना वो नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है। कोई ट्रेनिंग्स होती हैं या कोई ऐसी चीज होती है तो उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि किसको ट्रेनिंग करने की कहाँ पर चीजों की जरूरत है। उसमें ये होता है जी अच्छा इस ट्रेनिंग के लिए उसको भेज दो, उस ट्रेनिंग के लिए इसको भेज दो, या एक ये खाना पूरी है और करके दे दो जी कि हमने ये ऑन जॉब ट्रेनिंग इतने लोगों की कर दी, या इन चीजों के ऊपर उनको ब्रीफ कर दिया। स्कूलों के लेवल के ऊपर किसी हद तक मैंने जो बताया कि उसमें हमें ये एथिकल गाइडलाइंस जो है ना वो बताई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़ी हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा हमें निज़ाम दिखाई नहीं देता कि जिसके तहत हम ये समझें कि ये तरबियत या ये कोर्स या ये सर्टिफिकेशन लेकर लोग टीचिंग की तरफ आए। देखिए मुख्तलिफ इदारे हैं ना जो कि उनकी सर्टिफिकेट, जैसे आप ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की एक काउंसिल है कि वो एक लाइसेंस जारी करती है कि अब ये शख्स मेडिसिन को प्रैक्टिस करेगा। लॉयर्स की एक का एक इदारा है, वो जब आपको एक लाइसेंस देता है तब आप ये समझते हैं कि भाई ये बंदा इस काबिल है कि अब ये किसी भी बार में प्रैक्टिस करे। हमें इंजीनियर्स का इदारा नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हमें एक ऐसे इदारे की जरूरत है जो कि ये जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है इसको भी एड्रेस कर सके। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे असातिज़ा के अंदर इतनी मॉरल करेज कब आएगी कि अगर कोई स्टूडेंट उनको ये कहता है कि सर आप गलत हैं, तो वो अपने आप को तस्लीम कर सकें कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, या ये ठीक कह रहा है, मैं इसको सही समझ नहीं सका था। आपकी आवाज सॉरी बीच में काफी कटी, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा के अंदर, या ख़ास तौर पे जो कमेटियाँ बनती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को जज किया जाता है, चाहे वो वाइवा वाइस हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हों, चाहे वो बोर्ड्स हों, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके खुद की अपनी बात करते हैं, या भी किसी भी लेवल पर किसी उस्ताद से बात करते हैं, और वहाँ पे वो अपनी कोई बात करते हैं और वो उस्ताद या कोई बोर्ड उनको समझ नहीं सका, वो ठीक बात कर रहे थे। जब वो अपने आप को एग्रेसिवली या असर्टिवली बताने की कोशिश करता है कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो वो असातिज़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं कि एक ये कल का लड़का हमें कैसे चैलेंज कर सकता है, या ये कैसे कह सकता है कि मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। तो हमारे असातिज़ा के अंदर ये मॉरल करेज कब आएगी कि ये आज के दौर में वो किसी लेवल पे जाके गलत भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो अप टू डेट ना हो? बिल्कुल सहेल, आपने बड़ा ये दुरुस्त इंडिकेट किया। और मैंने इस सारी गुफ्तगू के आगाज में एक वो बात कही थी कि जहालत क्या है। जहालत तब शुरू हो जाती है जब आप खुद को नाकाबिले इजाफा समझ लेते हैं। ठीक है, खुद को जिस दिन से आप समझ लेते हैं ना कि मैं नाकाबिले इजाफा हो चुका हूँ, मेरे पास हतमी किस्म का नॉलेज है, मेरे पास ये डिग्री है, तब से जो है ना आप उसका शिकार हो जाते हैं। मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, तो मैं उनसे अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था। अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाते थे, बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाते थे, उन्हें बहुत अबूर था। उन्होंने अपनी जेब में 3 रंगों की पेंसिलें रखी होती थी, हरे रंग की, सुर्ख रंग की और नीले रंग की। और वो हमें ग्रामर से बताते थे कि जी ये
डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, तो ये जो लफ्ज मैंने हरे लफ्ज से लिखा है, इसको हरे से ही रिप्लेस करना। जो मैंने सुर्ख से लिखा है, तो इसको सुर्ख से ही रिप्लेस करना। तो इससे उनका वो जो मेथड था, जो टेक्निक थी, उसमें हमें वो अंग्रेजी की मुश्किल जो वो इस्तेलाहात थी ना, वो नहीं सिखाते थे कि ये जी जो पहला मसलन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला हिस्सा है, इसको हमने कौन सी क्लास बोलना है, और जो इसका अगला हिस्सा है कौन सी क्लास बोलना है। वो ये नहीं, उन्होंने हमें रंगों से सिखाया था कि भाई हरे रंग वाले को आपने इससे रिप्लेस कर देना है, इसकी तीसरी फॉर्म लिख देनी है, इसकी पहली फॉर्म लिख देनी है, यूं कन्वर्ट करके उन्होंने अपना एक फार्मूला जनरेट किया हुआ था। और ही वॉज मास्टर एट, मतलब मैं समझता हूँ कि अपने आर्ट में वो मास्टर थे, बहुत काबिल उस्ताद थे। उन्होंने ना 4-5 मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर एमए कर रखे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एमए नहीं किया। तो मैं अक्सर उनसे पूछा करता था कि उस्ताद जी आप अंग्रेजी में एमए क्यों नहीं करते? तो वो कहते कि उस दौर में अंग्रेजी में एमए काफ़ी मतलब ये एक दलेरी की बात या बड़े हौसले की बात या बड़े ज़हीन होने की जो है ना वो बात समझी जाती थी कि इसने अंग्रेजी में एमए कर रखा है। तो कहते थे कि मियाँ जिस दिन मैंने अंग्रेजी में एमए कर लिया ना, मेरी गर्दन में भी सरिया आ जाएगा। तब मैं आपको ऐसे फुटपाथ पर बैठकर इन 3 नीली सुर्ख पेंसिलों से नहीं सिखाऊँगा कि भाई ये ऐसे होता है। तब मैं बताऊँगा जी कि ये फलाँ क्लॉज़ है, ये फलाँ क्लॉज़ है, ये फलाँ ने ये जुमला बोला था, फलाँ ने अपनी इस किताब के अंदर ये लिखा, वर्डवर्ड्स ने ये कहा, फलाँ ने ये कहा। तो तब मैं इस तरह की गुफ्तगू किया करूँगा, इस तरह के हवाले दिया करूँगा, और इस तरह के अकेडमियों में बैठकर आपको पढ़ाया करूँगा। मैं मस्जिद के सहन में क्लास नहीं लगाया करूँगा कि यहाँ पे कोई भी आ जाए और मुझसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव सीख ले। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना उन असातिज़ा को जिन असातिज़ा के का आपने ज़िक्र किया इनके साथ, तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट सिचुएशन नज़र आती है। वो लोग थे कि जो बाय पैशन आए थे। बाय पैशन आए और उन्होंने प्रोफ़ेशन को ही फिर अपना पैशन बनाया। उन्होंने डिग्रियाँ समेटने के लिए, टाइटल समेटने के लिए इल्म नहीं फैलाया। उन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, कोई ओहदे बनाने के लिए, कोई ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए इल्म नहीं फैलाया। ये वो लोग थे जो किसी तरीके से अब जो जिन लोगों की आपने ज़िक्र किया ना, ये कहीं न कहीं निज़ाम में आ जाते हैं, और वो भर्ती हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक शख्स ने एक इदारे के अंदर 30 साल 25 साल गुजार लिए ना, तो ऑटोमेटिकली वो किसी बहुत सीनियर पोस्ट पे चला जाएगा। उसमें उसके लायक होने का कोई कमाल नहीं है, कतन कमाल नहीं है। ये उसके सिस्टम ने, अगर आप किसी इदारे में भर्ती हो गए, सरकारी नौकरी आपको मिल गई, तो यकीनन आप कोई 5-6 स्केल तो ऊपर जाके रिटायर होंगे ना, इतने तो रिटायर होंगे। वो निज़ाम आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं अपडेट किया ना, तो कम से कम आपको वो जो होता है ना कि जी इतना टाइम पीरियड मिलने के, इतने टाइम के बाद आपको अगला स्केल, तो कम से कम आप उस तरीके से ये प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आप हो जाएंगे। उसमें आपकी काबिलियत का जो रोल होगा वो कम है, आपको जो चांस मिला उसका रोल ज्यादा है। अब उससे क्या होता है कि लोग ये समझना भी शुरू कर देते हैं कि शायद हम इस काबिल थे कि हमें जनाब ये स्केल मिला, ये ओहदा मिला, ये हैसियत मिली, और हमारा नॉलेज या हमारा इस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन शायद इतना बड़ा है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और इस मुल्क में हम जैसे जो काबिल लोग अगर ना हुए, तो इस मुल्क में रिसर्च कल्चर खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर उनका अपना रिसर्च कंट्रीब्यूशन देखा जाए, तो वो किसी काबिल जो है ना हमें नजर नहीं आ रहा होता, या उसने दुनिया के अंदर जिसे कहते हैं ना वो इतना सा भी इजाफा नहीं किया होता जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके अंदर। लेकिन क्या होता है कि जो लोग जेन्युइन तरीके से असातिज़ा, मैंने जिनका जिक्र किया ना कि जो जेन्युइन तरीके से, जो जिनका दिल उस्ताद होता है, जो पढ़ाना जानते हैं, जो जिनका मकसद सिर्फ इल्म देना होता है, तो वो ओहदे या इन चीज़ों की ख्वाहिशों में आकर नहीं करते। लेकिन जो लोग खुद को नाकाबिले इजाफा कर लेते हैं, तो वो अपनी राय, चूंकि उन्होंने आज से 60 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले अपने किसी उस्ताद से ये सुन लिया था कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, लिहाजा आप कोई उसमें तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने किसी उस्ताद से या अपनी किसी नोट्स के अंदर ये चीज़ पढ़ ली थी। उसके बाद दुनिया में इल्म उतरना बंद हो गया था, और दुनिया में ज़हन बंजर हो गए थे। अब कोई नया ख़्याल, कोई नया आइडिया, कोई नया नज़रिया, वो जो होगा वो वाजिबुल कत्ल ठहरेगा। वो उसके ऊपर उसको दागा जाएगा, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। क्यों? कि उस दिन के बाद से इल्म उतरना बंद हो चुका था। लिहाजा अब जो कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा होगा, उससे पहले हम चाहेंगे कि कोई अपना शेर सुना दें, कोई कलाम सुना दें, कोई नज़म गज़ल सुना दें।
सब आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है, मैं नहीं सुन पा रहा। सर अर्ज कर रहा हूँ कि आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे उससे पहले अगर कोई आप शेर, नज़म, गजल अपना लिखा कुछ सुना दें। देखेंगे, आप बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं आप। एक यकदम। चलिए, मैं इस दौरान सोचने की, याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ था। वो गालिब ने कहा था ना कि हमारे शेर हैं अब सिर्फ दिल लगी के असद, खुला के फायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं। क्या और बात, क्या बात। इकबाल ने कहा था कि फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। लेकिन जनाबे शेख को मालूम नहीं क्या, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूद बेअसर। बेसुध बेअसर, क्या बात ये है, बिल्कुल क्या हमारी बात। सिचुएशन पर ये इसको अगर देखिए तो पूरा उतर रही हैं ये बातें। ठीक, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कि जिस तरह की आपकी गुफ्तगू आप अक्सर करते हैं, अ, आप तो अपनी कम्युनिटी के मंसूर हलाज ठहरेंगे, तो आपको डर नहीं लगता कि अपने ही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है उन लोगों ने भी जान रब को देनी है, मैंने भी जान रब को देनी है। अब इसको किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ ना जोड़ दीजिएगा कि जान रब को देनी है, जान अल्लाह को देनी है। क्योंकि ये भी एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप ये सोच के किसी किसी भी प्रोफेशन के अंदर आते हैं, अ, दिन में अगर आपको, जैसे कहते हैं ना, दिन में अगर आपको 2-4 दफ़ा, हमें 70 दफ़ा तो नहीं आती, लेकिन अगर इस दौर में किसी को दिन में 2-4 दफ़ा मौत याद आती है, तो ये गनीमत है। ये गनीमत है। फिर मैं नहीं समझता कि आपको किसी चीज़ से ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत है। और ये बातें, जो मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये मैं अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं कह रहा। ये मैं अपनी सोसाइटी के दुख में कह रहा हूँ। ये मैं अपने उस दुख में कह रहा हूँ कि अगर शायद मैं किसी ज़्यादा बेहतर इदारे से ट्रेन होकर, किसी ज़्यादा बेहतर पैशन, एंथुसियाज्म और ट्रेनिंग के साथ इस शोबे को ज्वाइन करता, तो शायद मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कारगर होता। मैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा होता, मैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे रहा होता, मैं उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के कुछ बाइज्जत तरीके भी जो बताने के काबिल हो रहा होता। तो ये जो महरूमियाँ हैं, ये तो मैं अपनी महरूमियों का रोना रो रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी कबाहत है कि कोई इसको जो है ना, वो अपना वो किसी ज़ात पे हमला समझे या कुछ ऐसा समझे। ये हमारा सबका अपना मुहासबा है जो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से बहुत लोग महजूज हुए और सबसे बढ़कर हमें सीखने का मौका मिला, अपने निज़ाम तालीम को देखने का मौका मिला, और एक नज़र हमें जांचने का मौका मिला कि कुछ गलतियां कहाँ पे हैं, और अगर हम में से कोई उसमें कुछ हिस्सा डाल सके तो हम समझेंगे कि ये गुफ्तगू कारआमद रही। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।